अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुश आमदीद कहती हूं। नशा एक ऐसी लानत है कि जिसने पूरे मुआशरे को हमारे बुरी तरह से जकड़ा हुआ है और इसके आदी ना सिर्फ आम अफराद हैं जो आपको फुटपाथों पर बैठे हुए और नशा करते हुए नज़र आते हैं, बल्कि उसके साथ साथ एलीट क्लास का भी एक बहुत बड़ा तबका जिसमें हमारी नौजवान नस्ल शामिल है, वो भी बुरी तरह से मंशियात का आदी हो चुकी है। और मुख्तलिफ़ किस्म के नशे हैं जो आजकल आपको नज़र आएंगे कॉमनली, जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें शीशा भी आ जाता है, जिसमें आइस भी आ जाती है, जिसमें ई सिगरेट भी आ जाती है, और मुख्तलिफ़ किस्म के नशे हैं जो अल्कोहल है जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन होती जा रही है और हमारे यहाँ का नौजवान तबका इसको बहुत ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं जो जन्म ले रहे हैं। इसी हवाले से जो इलाज के लिए अगर हम बात करें तो रिहैब सेंटर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर ऐसे लोगों का इलाज किया जाता है जो नशे के आदी होते हैं। वहाँ पर उनकी बाकायदा काउंसलिंग की जाती है, साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मेडिकल स्टाफ होता है जो उनकी रहनुमाई करता है और उनको इस बीमारी से बाहर निकालता है। इस हवाले से आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद रिहैब सेंटर में। यहाँ का अमला किस तरह से मरीज़ों का ख्याल रख रहा है, उनको केटर कर रहा है, उनको इस नशे की लानत से निजात दिलाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है, इस हवाले से हम आज यहाँ के CEO से मुलाकात करेंगे, उनसे भी जानेंगे, प्लस आपको पूरे यहाँ पर ये पूरे इदारे का विज़िट करवाएंगे और देखेंगे कि ये लोग यहाँ पर किस तरह काम कर रहे हैं। तो आए चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर ये इदारा कैसे काम कर रहा है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार, इससे पहले नशा आपके प्यारे का शौक और कल उनकी मजबूरी बन जाए। इस्लामाबाद रिहैबिलिटेशन सेंटर लाया उन अफराद के लिए मुकम्मल इलाज जो अल्कोहल, आइस, कोकीन, चर्स, एफ्यून, हीरोइन और इंजेक्शन, इसके अलावा सिगरेट नोशी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। नशे में मुब्तला ज़हनी और नफ्सियाती मरीजों से नफरत ना करें, बल्कि इन्हें तवज्जो, प्यार और इलाज की ज़रूरत है, जो कि इस्लामाबाद रिहैबिलिटेशन सेंटर में मुमकिन है। मेडिकल स्टाफ, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और आलिम दीन मरीज को मेडिसिन काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और फैमिली काउंसलिंग के जरिए एक नई पुरसकून ज़िंदगी देने में कोशा हैं। इसके अलावा मरीज को 5 वक्त नमाज और इंडोर एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं। मरीज को घर से लाने की जिम्मेदारी हम कबूल करते हैं। हाउस नंबर 270 स्ट्रीट 1 ब्लॉक A PWD हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद 051-519-4547। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद रिहैब सेंटर के CEO जनाब नियाज अहमद साहब, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये सेंटर जो आपने बनाया है इस्लामाबाद रिहैब सेंटर, इसको बनाने का ख्याल आपके माइंड में कैसे आया? असल में मैडम हमने ये देखा है कि इस माशरे में कितने लोग हैं परेशान हैं और बच्चे इस लत में मुब्तला हो चुके हैं और कोई अच्छे रिहैब सेंटर नहीं थे यहाँ पे ना, पाकिस्तान में कोई अच्छे रिहैब सेंटर नहीं थे। तो इसलिए हमने ये सोचा कि एक अच्छा रिहैब सेंटर बनाया जाए जहाँ पेशेंट को अच्छे तरीके से डील किया जा सके, उनकी फैमिलीज की काउंसलिंग की जा सके। इस वजह से हमने ये रिहैब सेंटर बनाया है ताकि पेशेंट जो है वहाँ पे ठीक होकर वापस माशरे में जाए, अपना एक अच्छा रोल अदा कर सके। यहाँ पे हमने इसलिए एक अच्छी टीम रखी है। हमारे पास FCPS साइकाट्रिस्ट हैं, MCPS साइकाट्रिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, क्लिनिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, सारे लोग। हमने एक बहुत अच्छी टीम बनाई, टीम वर्क के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं ताकि लोग अपनी जिंदगी में वापस जा सकें। और इस इदारे को बने हुए कितना अर्सा हो गया है? ये तकरीबन 2016 से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और मुझे तो वैसे 25 ईयर्स हो गए इसी फील्ड में काम करते हुए। अमूमन आपके पास कितनी कैपेसिटी है, कितने पेशेंट्स हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं? हमारे 2 हॉस्पिटल्स हैं। एक ब्रांच हमारी स्वां गार्डन में है और दूसरी ब्रांच हमारी PWD में है। ये PWD वाली ब्रांच है और इस टाइम हमारे पास तकरीबन 55 पेशेंट हैं दोनों ब्रांचेस में, तो 60 पेशेंट तक हम रख सकते हैं यहाँ पे। नशा एक ऐसी चीज है जो हमारे मुआशरे में बहुत बुरी तरह फैल गया है और तकरीबन ना सिर्फ एक आम गरीब तबके का इंसान बल्कि अमीर लोग भी हमें इसमें मुब्तला नजर आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये इसकी बेसिक रीजन क्या है नशे की इतनी ज्यादा हमारे मुआशरे में बढ़ने की, और वो कौन सा ऐसा ये जो माफिया है ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है कि ये लोगों तक रसाई हासिल कर लेते हैं, इन तक नशा पहुंचा देते हैं और ये इतनी आसानी से अवेलेबल भी है? मैडम इसमें ये चीजें हैं कि आप देखें यूनिवर्सिटी में देखें, कॉलेज में चले जाएं, वहां पे देखें ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि हुकूमत कोशिश कर रही है
कि इस चीज को कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये माफिया वाकई आप सही कह रही है, इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो लोगों के घरों में जाके देते हैं। आजकल जो हमने जो देखा है उसमें ये है कि बाइकिया के ऊपर लोग जाके घरों में ड्रग्स दे के आते हैं, जिसमें मेल भी इन्वॉल्व है, फीमेल लड़कियां जो इन्वॉल्व है, वो जो घरों में सप्लाई करती हैं। तो अब हुकूमत कोशिश कर रही है, हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट यही है कि इनको थोड़ा सा इनके ऊपर और काम किया जाए, इन चीजों को कंट्रोल किया जाए, वरना हमारी जो आगे वाली नस्ल है वो सारी खराब हो रही है, सारी नस्ल नशे की तरफ जा रही है। मुस्तकबिल में कोई ऐसा आपके माइंड में आइडिया है कि आप अपने इस, जिस तरह आपने अभी बताया कि आपकी इसकी 2 ब्रांचेज हैं, आप इसको मजीद बढ़ाएं और इसके मजीद ब्रांचेस खोलें आप? जी बिल्कुल जी, हमारा इरादा है, हम कोशिश कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने की, ना आगे दूसरे सेंटर्स में भी इसको करेंगे ताकि लोगों को एक अच्छा इलाज प्रोवाइड किया जा सके। अच्छा, हमारे यहाँ इस्लामाबाद में नशा अब नहीं के नाम से कैंपेन चलाई गई है कि नशे को इसकी रोकथाम के हवाले से इक़दाम किए जा सके, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? उसमें यह है कि इस्लामाबाद पुलिस बड़ा अच्छा रोल अदा कर रही है, इस नशे को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है, वो कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हमारी उनसे और रिक्वेस्ट है, आईजी साहब से हमारी और रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर और काम करें ताकि लोगों के बच्चों की जिंदगियां बचाई जा सके। यहाँ पर लोग कहाँ से आते हैं? सिर्फ आपके ये जो पिंडी इस्लामाबाद का इलाका है यहीं से आपके पास मरीज आते हैं या ओवरऑल और दूर दराज से भी लोग आते हैं? हमारे पास पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, स्पेशली यूके से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से, कनाडा से, अमेरिका से लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और अल्लाह की शुक्र है हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट है। जिन लोगों ने 4 से 5 साल पहले इलाज करवाया था वो आज तक अपनी लाइफ में सेटल है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान से लोग हमारे पास। मैंने ये डॉक्टर साहब से भी सवाल पूछा था और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ आएंगे, इलाज करवाएंगे और ठीक होकर फुल रिकवर होकर बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाहर जाकर फिर उनके ऊपर एक फेज ऐसा आता है कि वो दोबारा इस लत में पड़ जाते हैं और दोबारा उनको नशे की आदत पड़ जाती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, वो इस तरह है कि यहाँ पेशेंट जब आता है उसका कंप्लीट इलाज हो जाता है, मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है, अपने असर में वापस आ जाता है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, जो उनके वहाँ पे दोस्त होते हैं, वही लोग उनको दोबारा लैप्स करवाते हैं। और लोग 100% ये मैं कहता हूँ कि लोग रिकवरी में रहते हैं, लेकिन उसके लिए फैमिली का भी रोल है हमारा। जैसा कि पेशेंट आते हैं हमारे पास 3 माह का इलाज है, उसके बाद फॉलो अप प्रोग्राम होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 2 वीक्स के बाद पेशेंट को लाएं, डॉक्टर को चेक करवाएं, साइकोलॉजिस्ट से सेशन करवाएं, ड्रग का टेस्ट करवाएं। अगर आप लोग ये करवाएंगे तो दोबारा पेशेंट आपका कभी रिलैप्स नहीं होता। यानी अगर एक मरतबा पेशेंट ठीक हो गया तो उसको फॉलो अप के लिए कंटिन्यूस आना पड़ेगा? जी, वो मस्ट है, फॉलो अप मस्ट है। अगर फॉलो अप के लिए पेशेंट आता रहेगा तो फिर वो कभी रिलैप्स नहीं होता। लेकिन अगर आप कहेंगे जी एक दफा इसका इलाज हो गया, आप इसको वापस छोड़ रहे हैं, उसी तरह आप उनको पैसे दे रहे हैं, उसी तरह मोबाइल दे रहे हैं, गाड़ियां, तो फिर वो वही दोस्त होंगे, वही लोग होंगे, तो रिलैप्स होने के चांसेस ज्यादा। अवाम को आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे चैनल के तवज्जुह से तो आप दे सकते हैं। जी, मैं अवाम सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद रिहैब एंड केयरिंग सेंटर एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, 24 मेडिकल डॉक्टर है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पूरी हमारी टीम है। आपका अगर कोई भी बच्चा नशे में मुबतला है या उसको साइकोटिक इशू है तो वो एक दफा हमसे जरूर रब्ता करे, तो इंशाअल्लाह ताला उसका अच्छा रिजल्ट है। हमारे यहाँ ये भी एक बहुत मिसकॉन्सेप्ट है कि अगर किसी का बच्चा नशे की आदत में मुब्तला हो गया है तो बजाय इसके कि उसका फौरी तौर पर ट्रीटमेंट करवाया जाए, इलाज करवाया जाए, वो तो करवाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ पेरेंट्स छुपाते भी हैं। छुपाने के क्या मनफी असर हैं जो उस बच्चे पर पड़ सकते हैं और इसके क्या नुकसान हैं? जी, उसके बहुत नुकसान आते हैं। देखें, वो पेरेंट्स छुपा रहे होते हैं, वो डर रहे होते हैं, फैमिली से डर रहे होते हैं, लोगों से डर रहे होते हैं कि किसी को पता ना चल जाए हमारे घर का। लेकिन वो बच्चा जब तक आप छुपाते रहेंगे, बच्चे की एडिक्शन बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये चीजें कम नहीं होती। जब एक दफा स्टार्ट हो जाती है तो ये चीजें आगे बढ़ती जाती हैं, तो उनके ब्रेन को नुकसान होता है, उनकी बॉडी डैमेज होती है, ये चीजें बढ़ती जाती हैं, फिर कम नहीं होती। आप बताइए कि तकरीबन आपके पास कितनी उम्र के बच्चे हैं? जो ज्यादा एजेड लोग ज्यादा आते हैं, यंगस्टर्स की तादाद ज्यादा है, किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा? आजकल तो जो आइस है, आइस सबसे ज्यादा आइस के पेशेंट्स आते हैं, आइस के पेशेंट सबसे ज्यादा आते हैं, और वो तकरीबन 18 ईयर्स से 30 ईयर्स के दरमियान जो ज्यादा लोग हैं, यही लोग जो हमारी यंग नस्ल है, वही ये चीजें ज्यादा इस्तेमाल। अच्छा डॉक्टर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो खुद से नहीं आना चाहते इलाज के लिए, तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि आप उनको अपने पास लेकर आए, उनका इलाज शुरू करें? जी बिल्कुल जी, बहुत से पेशेंट होते हैं जो विलिंगली नहीं आते, तो फिर उनकी जो फैमिली होती है वो हमसे कॉन्टेक्ट करती है, वो आते हैं, विजिट करते हैं, हमारा एनवायरनमेंट देखते हैं, तो उसके बाद हमारी टीम जाती है, उन्हें घर से पिक करके लेके आती है।
जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल मोमिन। इनसे हम जानेंगे कि ये इस्लामाबाद रिहैब सेंटर में क्या फ्राइज अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप यहाँ पर क्या काम करते हैं, आपके क्या फराइज हैं? मैं यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेडिकल ऑफिसर का रोल ये होता है कि उन्हें एमबीबीएस किया होता है सिंपल, उसके बाद वो जितनी भी जूनियर डॉक्टर के रोल्स होते हैं वो सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो एज अ रोल एज अ रिहैबिलिटेशन सेंटर सबसे पहला मेरा काम ये होता है कि मैं देखता हूँ कि किसी मरीज को कोई ना कोई पुरानी बीमारियां तो नहीं चल रही, जैसे डायबिटीज होगी, दमे का मर्ज हो गया, ब्लड प्रेशर का मर्ज हो गया, अगर इस तरह के कोई अमराज होते हैं तो हम मैनेज। तो सबसे पहले जब से मरीज यहाँ पे आते हैं रिहैब में तो हम उनके साथ डिटॉक्सिफिकेशन का फेज चलाते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन के फेज में ये होता है कि ये सब्सटेंस अब्यूज के पेशेंट्स होते हैं, तो हमें उनको दवा दे के जो क्रेविंग सिम्टम्स होते हैं उनको सप्रेस करना हो, ठीक है जी। तो ये तकरीबन कोई 1 महीने का फेज होता है। उसके बाद फिर हम इनको साइकेट्रिक इवैल्यूएशन करवाते हैं, साइकाइट्रिस्ट आते हैं, वो इवैल्यूएट करते हैं, उसके हिसाब से अगर कोई और इशू हो रहे होता है कि कभी कभार ड्रग अब्यूज के साथ साइकोसिस होती है, उसको हम कहते हैं ड्रग अब्यूज साइकोसिस। तो ड्रग अब्यूज साइकोसिस में फिर हम डिफरेंट मेडिकेशन भी दे रहे होते हैं, जैसे एंटी साइकोटिक मेडिकेशन होते हैं। ये बताएं कि समटाइम्स ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं अगर उनको कोई मर्ज लाहक नहीं है, जैसे आपने बताया कि कोई डायबिटीज का होता है, कोई बीपी का होता है, कोई हार्ट का होता है। हमारे यहाँ ये भी तो है ना कि नौजवान तबका भी मंशियात में बुरी तरह से इसकी आदत को लग गई है, और अगर हम इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो वहाँ पर भी बाकायदा जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इसके शिकार हो रही है। तो अगर वो वैसे पूरी तरह से हेल्दी हैं, उनको और कोई इशू वो फेस नहीं कर रहे हैं और जस्ट यही फेज वो इशू कर रहे हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट का क्या प्रोसेस है? उनकी ट्रीटमेंट का भी सिंपल प्रोसीजर है। अगर वो सिर्फ सब्सटेंस अब्यूज के साथ हमारे पास आते हैं, कोई और इनकी मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई और कोई पहले से कोई अमराज उनकी नहीं चल रहे होते हैं, तो हम सिंपल जो अपनी ट्रीटमेंट रखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम डिटॉक्सिफिकेशन पे मेनली फोकस करते हैं। तो उसके बाद जाहिर सी बात है, जब सब्सटेंस अब्यूज में कोई इंसान जाता है तो अपनी हेल्थ की वैसी ही फिक्र नहीं करता, ख्याल नहीं करता, तो बहुत सारे अमराज वैसे ही हो जाते हैं, बहुत सारी न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी होती है। तो वो सारी चीजें ब्लड टेस्ट वगैरह हम करवाते हैं। शुरू में एक फेज आता है, उसमें हम पूरा एक ओवरऑल वर्कअप करते हैं, तो उसमें फिर हम देखते हैं कि कोई ना कोई डेफिशिएंसी, कोई ना कोई चीजें लैक तो नहीं करती, तो वो फिर हमारा काम होता है पूरा करना। अच्छा, आपने कहा क्रेविंग्स को कम करने के लिए मेडिकेशन करते हैं, तो ये जब पेशेंट कोई भी जो नशे के आदी पेशेंट होते हैं, उनको अगर टाइमली नशा ना मिले तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, और उस पर फिर उनका एटीट्यूड भी बहुत डिस्टर्बिंग होता है। तो ये ओवरऑल इसमें आप क्या देख रहे होते हैं कि ये कितने अरसे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मोल्ड होना शुरू हो जाते हैं अपनी दवाइयों के साथ साथ? होता तो ये है ना कि मेडिकेशन जो वो ड्रग्स ले रहे होते हैं तो उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उनकी साइकोलॉजी उस पर आदी हो जाती है। तो जब वो एक अरसे से फिर जब यहाँ पर होते हैं वो मेडिकेशन वो ड्रग्स नहीं ले रहे होते हैं, तो हम अपनी मेडिकेशन जो कि एंटी क्रेविंग मेडिकेशन होती है, होता ये है कि ये विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, तो विड्रॉल सिम्टम्स के नतीजे में हम मेडिकेशन देते हैं विड्रॉल सिम्टम्स को सप्रेस करने। बॉडी आहिस्ता आहिस्ता टाइम लेती है अपने यूजुअल सेटअप पे आने के लिए। ये फ्यू डेज का प्रोसेस नहीं, इसमें लगातार, इसलिए हम कहते हैं कि जो ट्रीटमेंट है वो लंबा टाइम, तो सिर्फ ये अराउंड कितना अच्छा लगता है? अराउंड आप कम से कम जो हम टाइम देते हैं वो 3 महीना देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, तो सिर्फ एक डॉक्टर का रोल नहीं होता है, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, तीनों जो प्रोफेशनल्स हैं वो मिलकर काम। जो हमारे जो पेशेंट्स हैं जो आपके पास आएंगे और आपसे इलाज करवाएंगे, तो इनको इनकी जो बैक सपोर्ट होती है, इनके पेरेंट्स, इनके घर वाले, वो जाहिर है ऐसे मौकों पर बहुत ज्यादा वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जैसे जाहिर है एक बच्चा अगर इस किस्म की आदत में पड़ गया है तो उसका ओवरऑल असर पूरी फैमिली पर होता है। तो आप उनकी काउंसलिंग किस तरह से करते हैं? उनकी काउंसलिंग होता ही है कि जब हम सेशन शुरू करते हैं, मेनली तो ये साइकोलॉजिस्ट को बोले, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू आपको बता दें। जब सेशन वगैरह शुरू होते हैं तो जो फैमिली हीलिंग है उन पे भी फोकस किया जाता है। तो हमारे इदारे की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हम सिर्फ इंडिविजुअल बेस्ड फोकस नहीं रखते हैं, हम फैमिली बेस्ड फोकस भी रखते हैं। जी नाज़रीन, अब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर जवेरिया आफ्ताब, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं।
इनसे हम जानेंगे कि इनकी ये यहाँ पर क्या किरदार अदा कर रही हैं और किस तरह से यहाँ पर मरीजों को केटर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर भैया, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पहले तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपकी क्या स्पेशलिटी है और आप यहाँ पर क्या काम कर रही हैं। मैं यहाँ पे एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करती हूँ और मैं फैमिली की भी काउंसलिंग करती हूँ। उसके अलावा हमारे पास एडिक्शन के पेशेंट आते हैं ज्यादातर, क्योंकि रीहैब के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में ये है कि रीहैब इसलिए बनाया जाता है ताकि जो लोग नशे का शिकार हैं उनका इलाज हो सके। लेकिन बेसिकली इसके अलावा हमारे पास साइकेट्रिक पेशेंट भी आते हैं, जिसमें न्यूरोटिक पेशेंट शामिल हैं। हमारे पास डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर, शिज़ोफ्रेनिया के बहुत सारे पेशेंट इस वक्त एडमिट है। लोगों का ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि रीहैब के अंदर ना या तो ऐसी चीजें होती हैं कि हम अपने पेशेंट को भेज सकते, या सफाई का ख्याल नहीं है, या उनकी टेक केयर ठीक से नहीं की जाती, और कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ये नशे के इलाज के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे साइकेट्री के मरीज को भी टेक केयर दी जाती है। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज हैं हर किस्म के पेशेंट के लिए जो कि एडिक्शन के साथ मुंसलिक है, क्योंकि हर एक की हिस्ट्री अलग है, उसकी सिम्पटम्स को देख के फिर उसके ऊपर हम काम करते हैं। उसमें काउंसलिंग के सेशन होते हैं, ग्रुप थेरेपी होती है, हमारे इंडिविजुअल सेशन है, फिर हम फैमिली मीटिंग्स रखते हैं, क्योंकि देखिए हमने एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे काम करना है, उनके रिलैप्स फैक्टर्स को देखना है कि किस वजूहात की बिना पे उन्होंने ये नशा शुरू किया और अब उसको हमने ठीक कैसे करना है। तो इस सारी चीज को हम देखते हुए ना एक एक चीज को पेशेंट की देख के उनकी फैमिली के साथ राब्ता रखते हुए फिर इलाज करते हैं। जिसको पहले डिटॉक्स होता है, उसके बाद हम रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस पूरा शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि शीशा ये एक ऐसी, हमारा एक नया ट्रेंड आया है हमारे माशरे में, और हमारे यहाँ जो नौजवान नस्ल है वो इसको बड़ा ही इंजॉय करती है और बड़े इसके फ्लेवर्स हैं, और हर फ्लेवर में हमारा नौजवान तबका है वो उसको इंजॉय करता हुआ नजर आ रहा होता है। और जो हाई फाई जेंट्रीज हैं, एलीट क्लास की पार्टीज हैं, उसमें ये लाजमी एक ऐसा जुज़्व है कि इसके बगैर जिस तरह हमारा खाने का मेन्यू कंप्लीट नहीं होता, तो जब तक शीशा नहीं होगा तो वो मेन्यू समझने की इनकम्प्लीट है। इसके क्या आपकी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या ये भी नशे के जुमरे में आता है? देखिए, कोई भी चीज है ना, हम कहते हैं एडिक्शन कब होती है, जब उस चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल है। अगर किसी भी चीज का एक लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और आपको उस चीज की क्रेविंग हो रही है, आपको तलब हो रही है, तो वो एडिक्शन के जिम्मे में ही आता है। तो अगर आपको शीशा पीने की तलब हो रही है, वो सिर्फ पार्टीज तक महदूद नहीं है और आप अपनी एडिक्शन को भी उस पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये एडिक्शन के ही जिम्मे में आएगा। और स्मोकिंग और ऐसी चीजों से जिनका जिसे हम स्मोक के तौर पर लेते हैं ना, उससे वो वाली बीमारियां ज्यादा फैलने के चांसेस होते हैं जो कि आम हालात में छूने से नहीं फैलती। इससे बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है और बॉडी बहुत जल्दी प्रोन हो जाती है कि वो बहुत सारी बीमारियों को कैच करे। तो इसके भी नुकसान वैसे ही हैं जैसे नशे की बाकी चीजों के। तो हमारे यहाँ सोसाइटी में मोस्टली ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हम स्मोकिंग नहीं कर रहे, हम तो शीशा पी रहे हैं, तो ये हमें इतना नुकसान नहीं देगा। तो आप हमारे अवाम को बताएं कि उनकी अवेयरनेस में इजाफा हो कि ये भी उतना ही मुजरे सेहत है। उतना ही मुजरे सेहत है, बल्कि जैसे कि मैंने अभी आपको पहले से बताया है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि छूने से नहीं फैलती हैं, ठीक है, वो उसके कांटेक्ट में इंसान बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी का सिस्टम बहुत ही वीक कर देते हैं। स्मोक आपका अंदर जा रहा है, लंग कैंसर, उस तरह के मसले जिनसे बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये भी उतना ही नुकसानदेह है। और फिर इस चीज की वजह से क्यूरियोसिटी लेवल इंसान में बढ़ता है, वो फिर नेक्स्ट की चीजों की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो अगर स्टार्ट से इन्हीं चीजों पे रोकथाम कर ली जाए तो आप मजीद की और जो क्रूशल किस्म की ड्रग है उसके अंदर इन्वॉल्व होने से बच सकते हैं। और व्हाट्स अबाउट ई सिगरेट? आजकल हमारे यहाँ ई सिगरेट का भी बहुत रुझान है, मॉडर्न सिगरेट आ गई है, ई सिगरेट भी बहुत ज्यादा पी जा रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। इसके अंदर भी देखें, हर एक निकोटीन की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है जो कि ई सिगरेट्स के अंदर भी है, शीशे के अंदर भी है, स्मोकिंग के अंदर भी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने डिजायर इफेक्ट के लिए और कितने टाइम के लिए चीज ले रहे हैं। किसी भी चीज को आप जरूरत से ज्यादा जब भी यूज करेंगे तो वो आपकी एडिक्शन बन जाएगी। और हमने यहाँ ये देखना होता है कि हमें अपनी एडिक्शन जो है रिप्लेस नहीं करना दूसरी एडिक्शन से, उसको हमने बिल्कुल ही कट ऑफ करना है। तो जब हम कट ऑफ पे बात करते हैं, फिर हम तमाम तरह की जो भी एडिक्शन की चीजें हैं उससे फिर मना करते हैं कि आपने वो चीजें अपने फ्यूचर में यूज में नहीं देखा। अवाम को आप हमारे चैनल की तवज्जो से क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगी कि वो इस चीज से दूर रह सकें, क्योंकि लोग जो हैं वो तेजी से नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा सा डिप्रेशन हो, जरा सी एंजाइटी हो, कोई प्रेशर उनके ऊपर आ जाए तो फौरन स्पेशली हमारी जो नई नस्ल है वो तो बहुत सेंसिटिव है। आजकल के जमाने में बच्चे बहुत सेंसिटिव है, वो तो फौरन डिसहार्ट होकर नशे की तरफ चले जाते हैं। तो आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगी? देखिए, जो हमारी एडिक्शन क्यों जा रही है उसकी बेसिक रीजन ये है कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है, रोजगार नहीं है, बच्चे फ्री घूम रहे हैं, कॉलेज में दोस्तियां उनकी बैड कंपनी के साथ, उनका
एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, फिर सोशल मीडिया के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है. तो पेरेंट्स को चाहिए कि पहले तो अपने बच्चों के ऊपर वो नजर रखे कि उनकी एक्टिविटीज क्या है, किन चीजों में वो शामिल है, वीकेंड्स पे वो कहाँ जा रहे हैं. दूसरा, फिर इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए कि पेरेंट्स की बॉन्डिंग बच्चों के साथ कैसी है. अक्सर घरों में वालिदैन बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, तो वो एक्टिविटी जो उन्हें पेरेंट्स के साथ करनी है वो बाहर ढूंढते हैं. इसी वजह से वो एडिक्शन और इस नेगेटिव चीजों में आ रही है. तो पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि पहले तो अपने बच्चे की इमोशनल रेगुलेशन पर काम करें. वो देखिए कि इमोशनली अगर एक बच्चा आपका बहुत सेंसिटिव है और वो बहुत जल्दी इमोशन को पिक कर लेता है, तो फिर उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवाएं. ये इदारे हमारे मौजूद हैं इन्हीं चीजों के लिए कि हम काउंसलिंग भी करते हैं. आप जरूरी नहीं है कि आपको एडिक्शन होगी या आपको कोई साइकेट्रिक बीमारी होगी, आप तभी हमारे इदारों की तरफ रुजू करेंगे. अगर आपको लगता है कि बच्चे के अंदर किसी तरह की कमजोरी है, करियर काउंसलिंग की जाती है, मैरिज काउंसलिंग की जाती है, तो आप उसको इन इदारों की तरफ ले जाएं ताकि उनका सही टाइम पे इलाज हो और वो अपनी डिफिकल्ट जो स्टेज है ना उससे निकले. जी नाज़रीन, हमारी इस्लामाबाद रिहैब सेंटर के जो डॉक्टर हजरात हैं उनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से इस लानत से छुटकारा पाया जा सकता है, किस तरह से इसको ओवरकम किया जा सकता है. अभी यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक मुख्तसर सी ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम आएंगे और आपको मजीद इस हॉस्पिटल का विजिट भी करवाएंगे और मजीद डॉक्टर से भी मिलवाएंगे. तो कहीं मत जाइएगा, हम आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. हम बढ़ते हैं डॉक्टर साइमा खान की तरफ जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं. इनसे हम बात करेंगे इनकी स्पेशलिटीज के बारे में और वो यहाँ पर इस्लामाबाद रिहैब सेंटर में क्या फराइज अंजाम दे रही हैं ये जानते हैं. वेलकम. आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आप पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और बताइए कि आप यहाँ पर क्या फराइज अंजाम दे रही हैं. मैं इस्लामाबाद रिहैब एंड केयरिंग सेंटर में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो काम करती हूँ और हम एडिक्शन के पेशेंट और साइकेट्रिक पेशेंट दोनों तरह की मरीजों को जो है यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, जिसमें काउंसलिंग, फैमिली थेरेपी और बाकी चीजें जो है वो इंक्लूडेड होती है. अच्छा, ये बताइए कि मेरी ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी नशे की जो एडिक्शन की जो चीजें हैं उनके हवाले से. जैसे हमने इससे पहले शीशे के बारे में बात की, ई सिगरेट के बारे में बात की, तो आप मुझे बताइएगा कि नशे की मजीद ऐसी कौन सी इक़साम है जो हमारे यहाँ अमूमन इस्तेमाल की जाती है, खुसूसन हमारे मुआशरे में, और वो कितनी नुकसानदेह है. आजकल जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो मेथैम्फेटामीन है, जिसके आइस हो गई, हेरोइन है और चर्च जो है वो सबसे ज्यादा यूज की जाती है. और अल्कोहल के साथ भी जो है वो पेशेंट आते हैं. अल्कोहल भी बहुत कॉमन है, लेकिन आइस की जो एडिक्शन है वो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है. और आइस की पेशेंट के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो आइसक्रीम के फौरन बाद ही उनके अंदर साइकोसिस की तरफ चले जाते हैं. हेलुसिनेशन, ड्रीम्स इनके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा पैरानाइड होते हैं. इसी तरह से जो है उनकी फिजिकल हेल्थ की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है और इस तरह की जो है वो सिम्टम्स आइसोलेशन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, फैमिली के साथ लड़ाई झगड़े, जॉब इश्यूज होते हैं. तो इस तरह की कंडीशन में जो है वो हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं. तो आप किस तरह से उनकी काउंसलिंग करती हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर से बेहतरी की तरफ जाए और वो इस चीज से छुटकारा पा सकें? सबसे पहले तो हम उनको जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू जो है वो बॉडी को क्लीन करते हैं ताकि वो फिजिकली थोड़े से स्टेबल हो जाए. इसके अलावा जिम हो गई या फिर एक्सरसाइज और प्रॉपर रूटीन होती है, प्रॉपर डाइट होती है ताकि वो फिजिकली बेहतर हो. और फिर उसके साथ जो है वो काउंसलिंग, थेरेपी सेशंस के थ्रू या फिर रिलैप्स प्रिवेंशन के थ्रू जो है वो हम पेशेंट को ट्रेन करते हैं कि जो उनके ट्रिगर फैक्टर्स हैं ताकि उन पे काम किया जाए. और ना सिर्फ पेशेंट को जो है वो मोटिवेट करते हैं बल्कि फैमिली के भी उन इश्यूज पे काम किया जाता है जो फैक्टर्स हैं जो एडिक्शन की तरफ लेकर आते हैं उनको रिसॉल्व किया जाता है. अगर फैमिली का कॉन्फ्लिक्ट है, घर के अंदर उनके जो इश्यूज हैं उनको रिसॉल्व करना होता है और ताकि वो सोसाइटी के अंदर दोबारा से जाके रीइंटीग्रेट कर सके और मतलब उनकी प्रॉपर गोल प्लानिंग की जाती है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव करें और एक बेहतर लाइफ जो है वो गुजार सकें. अच्छा, पेशेंट के साथ साथ आप उनके घर वालों की भी काउंसलिंग करते हैं? जी हाँ, फैमिली की काउंसलिंग जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है. एक ऑर्गेनाइजेशन, पेशेंट और फैमिली ये तीनों का जो है वो बहुत अहम रोल होता है रिकवरी में. तो फैमिली को जो है वो बताया जाता है कि कौन सी उनकी किस तरह से उनको पेशेंट के साथ लेके चलना है. यानी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर भी नहीं होना चाहिए. अगर वो वार्निंग्स प्रोवाइड करते हैं तो हाफ कंट्रोल भी उनको होना चाहिए, नहीं है कि बहुत ज्यादा लो वार्निंग्स हो और हाई कंट्रोल हो. तो इस तरह से हम फैमिली को ट्रेन करते हैं ताकि अगर उनका सपोर्टिव बिहेवियर होगा तो पेशेंट डेफिनेटली जो है वो कवर करते हैं.
आप आवाम को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी कि वो किस तरह से अपने आप को इन चीजों से बचा सकते हैं, क्योंकि हमारा आज का मेन टॉपिक ये है कि हमारे मुआशरे में ये चीज बढ़ती जा रही है और बेपनाह लोग जरा सा भी कोई डिप्रेशन का शिकार हो तो फौरन वो इसकी तरफ बढ़ जाता है, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ऐसी क्या हैबिट्स अपनाए कि वो हेल्दी भी हों और लोग इस तरफ जा भी ना सकें? मैं स्पेशली पेरेंट्स से कहूँगी कि मतलब वो अपने बच्चों के जो है वो सबसे बेहतरीन दोस्त बने, उनको अटेंशन दें, क्योंकि जब उनको घर में अटेंशन नहीं मिलती तो वो मतलब बाहर इन चीजों की तरफ जाते हैं या बाहर दोस्त बनाते हैं। तो अगर वो उनके अच्छे दोस्त होंगे, घर में उनके साथ हर एक चीज अटेंशन प्रोवाइड करें, उन पर नजर रखेंगे, तो वो जो भी उनके किसी न किसी जो है वो फैक्टर्स की वजह से जो है वो एडिक्शन की तरफ जाते हैं। तो अगर उनको प्रॉपर सुना जाएगा घर में तो मेरे ख्याल से कि जो है वो चीजों की तरफ जो है कंट्रोल हो सकती है, अगर उनको घर में अटेंशन और ये चीजें प्रोवाइड की जा सके। ठीक जी नाज़रीन, वैसे इस वक्त मौजूद है डॉक्टर इफ्तिखार बरनी जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, इनसे इनकी स्पेशलिटीज के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपकी क्या स्पेशलिटीज हैं? जी, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके मोतबर चैनल ने मुझे गुफ्तगू का मौका फराहम किया। मेरा नाम डॉक्टर इफ्तिखार बरनी है और पेशे के एतबार से मैं नफ्सियाती अमराज का मुआलिज हूँ, यानी साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैंने तकरीबन अब से 24 साल पहले अपना इस मर्ज में इख्तिसास हासिल किया था या पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, ये 2001 की बात है। और उसके बाद मैंने 14 साल सऊदी अरब में काम किया। वहाँ की जो मुसल्लह अफवाज हैं, मैं उनके लिए बतौर नफ्सियाती अमराज के मौलिज के अपनी खिदमत फराहम किया करता था और वहीं पर उनका जो ड्रग एडिक्शन का एक सेंटर था उसमें भी काम करता था। पिछले चंद साल से मैं पाकिस्तान आया हुआ हूँ और यहाँ पर नफ्सियाती अमराज के मौलिज के तौर पे काम कर रहा हूँ। नफ्सियाती मरीजों का भी इलाज करता हूँ और उसके साथ साथ जो नशे की बुरी आदत में लोग मुब्तला हैं उनका भी मैं इलाज करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये इस्लामाबाद रिहैब सेंटर में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं नशावर मरीजों के हवाले से, ये एक ऐसी जिसे कहना चाहिए हमारे मुआशरे की लानत है कि जो इसमें एक मर्तबा इससे मुंसलिक हो जाता है तो इससे छुटकारा पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। और ऑब्वियसली इसमें ना सिर्फ वो बल्कि उसकी पूरी फैमिली भी सफर करती है। तो आप बताइए कि आपको जब आप किसी भी पेशेंट को डील करते हैं तो बीइंग साइकियाट्रिस्ट आप उसकी काउंसलिंग किस तरह से करते हैं, और ना सिर्फ उसकी काउंसलिंग बल्कि जो उसकी फैमिली है उसकी काउंसलिंग में आपका क्या किरदार होता है? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं कुछ अरसे से इस्लामाबाद रिहैब एंड केयर सेंटर से मैं वाबस्ता हूँ और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से और कहना चाहिए तिब्बी अखलाकियात के मुताबिक जो है मरीजों का इलाज हो रहा है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान में ये लानत, जैसे कि आपने फरमाया, बड़ी शिद्दत के साथ मौजूद है, तो वाक़तन ये बात दुरुस्त है। पाकिस्तान में जो नशे के मरीज हैं उनकी मजमूई तादाद आप समझ लें कि अब 1 करोड़ के लगभग हो चुकी है। ये 1 करोड़ वो लोग हैं जो किसी न किसी शक्ल में नशा इस्तेमाल करते हैं और जो इनमें से बिल्कुल इसके आदी हो चुके हैं या जिनको एडिक्शन हो चुकी है, जो डिपेंडेंट हैं नशे के ऊपर, उनकी तादाद भी आप समझ लें 50 लाख के करीब पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी तादाद है और इस पर काबू पाने की जरूरत है। और इस हवाले से जब हम इन मरीजों का इलाज करते हैं तो जाहिर है कि ये एक कसीर जहती अमल होता है। मुख्तलिफ डायरेक्शन में हमें देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इसमें मरीज की जो है फैमिली या उसके खानदान को भी शामिल करने की जरूरत होती है और खुद मरीज के अंदर जो है उसका अपना इरादा होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए और ये मोटिवेशन ही हम पैदा करने की कोशिश करते हैं और उनके अहले खाना को भी हम समझाते हैं कि उनको किस तरीके से क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा। यहाँ से मरीज बिल्कुल ठीक होकर इंशाअल्लाह ताला जाएगा और जाता है, लेकिन उसके बाद जो है घर वालों को ताउन करना होता है। हम उसको फॉलो अप के लिए मजीद बुलाते रहते हैं और घर वालों को भी समझाते रहते हैं कि इन मरीजों को, इन बच्चों को जो हमारी कौम का मुस्तकबिल है, नशे से दूर रखने की जरूरत है। इनको वो जो पुरानी सोहबत है उससे दूर रखें और हमारे पास वक्त वक्त से आए ताकि हम उनको समझाते रहें और उनके अंदर दोबारा से नशे की तलब ना पैदा हो और इस लानत में वो दोबारा से मुब्तला ना हो। डॉक्टर साहब, वो कौन से अहम अनासिर हैं? आप क्या देखते हैं कि
हमारा मुआशरा जो है वो वहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती हैं, जिसमें रोजगार के मौके ना होना भी बहुत अहम इशू है, प्लस फैमिली में बहुत सारे ऐसे क्राइसिस होते हैं कि जिसकी वजह से इंसान इस तरफ चल पड़ता है। तो आपने किन चीजों को सबसे ज्यादा फेस किया इस हवाले से, और आप क्या समझते हैं कि बुनियादी वजह लोगों के नशे की तरफ राग़िब होने की क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पर नशे की तरफ जो लोग राग़िब होते हैं उसमें आप समझ लें कि मर्द भी शामिल हैं और औरतें भी शामिल हैं। आप यूं समझ लें कि इस वक्त जो पाकिस्तान में नशे के मरीजों की तादाद है, जो मैंने आपसे अर्ज किया, वो 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, और इसमें से तकरीबन 78% अफराद जो हैं वो मर्द हैं और बाकी 22% जो है खवातीन हैं या लड़कियां हैं। और ये 22% भी आप अंदाजा लगाएं, बहुत बड़ी तादाद होती है। और ये सारे लोग जो नशे की तरफ वाबस्ता होते हैं उसके बहुत सारी बुनियादी वजूहात हैं। उसमें हमारे जो नौजवानों में और दीगर भी तमाम अफराद में एक किस्म की फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, एक किस्म की बेचैनी है, परेशान हैं लोग। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं डिप्रेशन का शिकार हैं, उनके अंदर उदासी पाई जाती है। और इसके साथ साथ माशरे के अंदर जो दीगर चीजें नजर आती हैं वो गुर्बत है, लोगों को उनके हक के मुताबिक जो है उनको नौकरियां नहीं मिलती। और पाकिस्तान में आपको पता है कि हकदार को हक नसीब नहीं हो पाता है इतनी आसानी से। तो जब सारे लोग ये देखते हैं और हमारे नौजवान जो बतौर खास बहुत ज्यादा हसास होते हैं, उनके सामने जब ये सूरत हाल आती है तो वो चाहते हैं कि इसको दुरुस्त किया जाए, लेकिन फिर वो एक किस्म की फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे करने से शायद कुछ हो नहीं पा रहा, और ये बेचारगी, ये गुस्सा, ये उदासी, ये परेशानी जो है फिर उनको एक फरार के रास्ते की तरफ लेकर जाती है। और वो फरार ही दरअसल उसका दूसरा नाम नशा है। वो नशे में मुब्तला होते हैं और वक्ती तौर पर उन्हें एक आसूदगी मिलती है, थोड़ा सा इत्मीनान और मजा मिलता है, और वो समझते हैं कि इससे हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन हकीकत में उनके मसाइल इस तरीके से और बढ़ जाते हैं। नशे की वजह से उनकी सलाहियतें जो है वो मांद पड़ जाती हैं, और इसके साथ साथ जो अहम किरदार उनको इस माशरे में अदा करना चाहिए, इसकी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, वो उसको अदा करने से कासिर रहते हैं। और नशा जो है उनको बिलाखिर एक गलत अंजाम की तरफ लेकर जाता है। और बहरहाल इस सिलसिले में हम सबको अपना अहम किरदार अदा करने की जरूरत है, ताकि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां इस लानत में मुब्तला ना हो, और जो मुब्तला हो चुके हैं उनको समझाया जाए, उनका इलाज कराया जाए, और ये कोशिश की जाए कि दोबारा वो ठीक होने के बाद इस आदत बद की तरफ ना जाए। बहैसियत साइकियाट्रिस्ट, आप चैनल के तवस्सुत से अवाम को क्या ऐसा मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे, खुसूसन हमारी नौजवान नस्ल को, कि वो अपने आप को इससे महफूज किस तरह से रख सकते हैं? देखिए, सबसे बुनियादी बात ये है कि हमें खुद अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी उनकी किरदार साजी की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। हमें कभी भी ये फरामोश नहीं करना चाहिए कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, किस चीज के लिए अल्लाह ताला ने हमें यहाँ भेजा है। और अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए हमें भेजा है, हमने असल में उसको बड़ा एक महदूद तसव्वुर दे दिया है। हम समझते हैं कि दीनदार शख्स वही होता है जो रोजा नमाज की पाबंदी करता है, ज़कात दे देता है, एक साल में एक दफा हज कर लेता है, या तो वो बहुत कामयाब इंसान है। यकीनी तौर पे ये सारे काम हमें करना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था, उनकी बड़ी मशहूर हदीस है कि दीनुल मामिला, दीन जो है हमारे मामलात का नाम है। हम किस तरीके से बर्ताव करते हैं, किस तरीके से हमारे रवैये का इस माशरे में इजहार होता है। हम अमानत में खयानत तो नहीं करते, हम झूठ तो नहीं बोलते, हम वादा खिलाफी तो नहीं करते। इन सारे मामलात की लोगों को समझाने की जरूरत है कि यही असल दीन है। नमाज रोजे की भी पाबंदी करें, इसके साथ साथ जो इस्लाम की आला तर अखलाकियात है उन कदरों को कभी नहीं भूलना चाहिए और नेक रास्ते पे चलना चाहिए। हमारे अहले खाना को भी चलना चाहिए और उनको अपने बच्चों की तरबियत भी इसी हवाले से करनी चाहिए। और इन बच्चों को कभी भी हमें मायूसी का शिकार नहीं होने देना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस ना हो। ये मायूसी ही हमें बुराइयों की तरफ लेकर जाती है। अगर हम उम्मीद का दिया हमेशा रोशन रखेंगे तो
تو इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे उस उम्मीद के साथ और उस यकीन के साथ अपनी किरदार साजी भी करेंगे और अपना मुस्बत और अहम रोल जो है माशरे की तरक्की में अदा करेंगे। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद रिहैब सेंटर के CEO जनाब नियाज़ अहमद साहब। ये हमें अपने तमाम ये पूरे इदारे का विज़िट करवाएंगे और हमें बताएंगे कि किस तरह से ये अपने पेशेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो आएँ चलते हैं और देखते हैं। जी, ये इस्लामाबाद रिहैब सेंटर का मेन रिसेप्शन है जहाँ पर सारे मामलात को देखा जाता है। जब भी यहाँ पर कोई आता है तो उनको यहाँ पर एंटरटेन किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर ये कितना ज़बरदस्त अपना सेटअप बनाया हुआ है। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं यहाँ पे एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं हम उनको फुली फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं किसी भी तरह तक थ्रू। बाकी जो हमारा मेडिकल का शोबा है वो हमारे डॉक्टर ज़रा देख रहे होते हैं। जो उनके साइकेट्रिक इशूज़ होते हैं वो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके लिए वो टीम मौजूद है, वो उनको देखते हैं। इसके अलावा जो साइकेट्रिस्ट हैं वो उनको फुली अटेंड करते हैं। और हम जो है यहाँ पे एज ए मैनेजमेंट टीम जो हमारी, हम उनके सारे फाइनेंस के इशूज़ हैं वो देखते हैं। जी नाज़रीन, ये साइकोलॉजिस्ट का रूम है और यहाँ पर जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो बैठते हैं और यहाँ पर जो भी पेशेंट्स के मसाइल होते हैं साइकाट्रिस्ट के हवाले से वो यहाँ पर सारे डील किए जाते हैं। ये यहाँ पर इस रूम में प्रोफेशनल डॉक्टर्स बैठते हैं जो यहाँ पर पेशेंट्स को चेक करते हैं, उनका यहाँ पर इलाज किया जाता है, उनको डायग्नोस किया जाता है कि उनका मेन इशू क्या है, पर उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इन्होंने पेशेंट्स के लिए कितने ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट रूम्स बनाए हुए हैं जहाँ पर उन्होंने अपने पेशेंट्स को तमाम तर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं। बहुत कंफर्टेबल माहौल है, पेशेंट को कहीं से भी ये महसूस नहीं होगा कि वो किसी सेंटर में एडमिट है या वो किसी ऐसे माहौल में है कि जो उसके लिए बहुत स्ट्रेसफुल है। ये बिल्कुल घर वाला एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पर वो बड़ा कंफर्टेबल तरीके से यहाँ पर रहता है, यहाँ पर उसका इलाज किया जाता है और यहाँ पर हर फैसिलिटी, यहाँ पर उनके लिए फ्रिज भी है, टीवी भी है, कंफर्टेबल बेड है, साथ आपको सिटिंग अरेंजमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं और एक बहुत अच्छा बिल्कुल घर वाला माहौल इन्होंने अपने पेशेंट्स को यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। नाज़रीन, ये डिटॉक्स रूम है, यहाँ पर भी पेशेंट्स को रखा जाता है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितना कंफर्टेबल माहौल है एक पेशेंट के लिए जो उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है और वो यहाँ पर बहुत ईजी होकर आराम से रहते हैं। उनको यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं और बिल्कुल घर वाला माहौल उनको लगता है और यहाँ पर वो इजीली अपना इलाज करवा सकते हैं। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक और रूम है, यहाँ पर तकरीबन ये 4 बेड्स का रूम है। यहाँ पर भी पेशेंट्स को रखा जाता है और कितना अच्छा आप देख सकते हैं, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है यहाँ का और बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने सफाई के भी तमाम तर उसूलों को महलूज़ खातिर रखा हुआ है कि ताकि पेशेंट्स को बिल्कुल साफ़ सुथरा एक माहौल मिले। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने पेशेंट्स के लिए कितना ज़बरदस्त एक जिम बनाया हुआ है कि जहाँ पर ना सिर्फ इनकी मेंटल हेल्थ बल्कि उसके साथ साथ इनकी फ़िज़िकल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखा जा रहा है और उनको ऐसा माहौल यहाँ पर दिया जा रहा है कि ना सिर्फ उनकी मेंटल हेल्थ की केयर की जाती है बल्कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है कि वो बहुत फ्रेश फील करते हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं और उनके अंदर एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जो बिल्ड होती है जो उनको सेहत की तरफ लेके जाती है। ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि ये भी एक्सरसाइज इक्विपमेंट यहाँ पे रखा हुआ है कि जहाँ पर जो मरीज़ हैं वो एक्सरसाइज करते हैं और इससे भी उनको बड़ा फ्रेश फील होता है। प्लस आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टेबल टेनिस की टेबल रखी हुई है। जी नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ स्पोर्ट्स का भी अरेंजमेंट किया गया है और स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी पेशेंट्स को एक्टिव रखा जाता है, उनको खुश रखा जाता है क्योंकि जितना वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहेंगे उतना ज़्यादा उनका रिकवरी पीरियड जल्दी होगा। जी नाज़रीन, हमने इस्लामाबाद रिहैब सेंटर का विज़िट किया। यहाँ पर डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और यहाँ के CEO से बात की और ये जाना कि किस तरह से ये इदारा काम कर रहा है और किस तरह से मंशियात के आदी लोगों को सेहत की तरफ गामज़न कर रहा है और उनका बेहतरीन इलाज करके उनको यहाँ पर बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात प्रोवाइड कर रहा है। ये मरीज़ जो मंशियात के आदी हैं इनको खुसूसी तौर पर बहुत तवज्जो की और बहुत प्यार की ज़रूरत होती है और ये बहुत मुस्तहिक़ होते हैं कि इनके साथ बहुत नरमी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से इनको डील किया जाए और इनको इस जो इनको एक बुरी आदत लग गई है नशे की, इससे इनको बाहर निकाला जाए। तो इसके लिए अगर हम
ہم یہاں پر اسلام آباد ریہیب سینٹر کی بات کریں تو یہاں پر ہم نے جو دیکھا تو یہاں پر ڈاکٹرز اور جتنا بھی سارا سٹاف ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں اور بہت اچھے طریقے سے اپنے پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں، ان کو صحت کی طرف گامزن کر رہے ہیں اور ان کو صحت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو یہاں پر ایک چھوٹا سا میسیج یہ کنوے کرنا چاہیں گے کہ معاشرے میں جس طرح سے یہ منشیات کی لعنت جو ہے بری طرح سے پھیل رہی ہے تو اس کا سدباب اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم آپس میں جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ مکمل باؤنڈنگ رکھیں، ان کے ساتھ ایسی بہترین انڈرسٹینڈنگ رکھیں کہ اگر ان کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے تو پیرنٹس اپنے بچوں کے دوست بن کر ان کے ساتھ وہ ڈسکس کریں، اس کو حل کریں اور ان کے سولوشنز نکالیں اور نظر رکھیں کہ وہ کس کمپنی میں بیٹھ رہے ہیں، کن لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں. اگر ہم تھوڑی سی توجہ اس چیز پر دے لیں گے تو یقیناً ہماری نوجوان نسل ان تمام تر چیزوں سے بچ سکتی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پھر کسی اہم ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے عائشہ محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.